अच्छा, एक्स लिंक्ड वाला ट्रेड्स भी देख लिए थे, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स हमने देख लिए थे, ठीक है। कल तो छुट्टियां हैं, बढ़िया। तो एक्स लिंक ट्रेड्स के बाद आज हम किसकी बात करेंगे? हेडिंग डाल देंगे वाई लिंक्ड ट्रेड्स। वाई लिंक्ड ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स जिनकी जीन्स वाई क्रोमोसोम पर हैं। अब पहली चीज, वाई क्रोमोसोम पर कुल मिलाकर कितनी जीन्स होती हैं? वाई क्रोमोसोम पे कुल मिलाकर ही 231 जीन्स हैं। और वाई क्रोमोसोम पे कुल मिलाकर ये जो 231 जीन्स हैं, इन सभी जीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? होलैंड्रिक जीन्स के नाम से जानते हैं। होल का मतलब होता है कंप्लीट, एंड्रो का मतलब मेल। फैन बंद करो यार। हाँ, तो होल का मतलब कंप्लीट है, एंड्रो का मतलब मेल है। तो वाई क्रोमोसोम पे जो 231 जीन्स है वो साली मेलनेस के लिए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? होलैंड्रिक जीन्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक जीन होती है टीडीएफ की। अरे बंद करो, फट रहा है वो। हाँ, अरे हाँ, एक बार में वो फैन बंद, फैन बंद, फैन फैन बंद, फैन फैन, बट हुआ नहीं अभी तक। अब ये टीडीएफ की जीन, टीडीएफ एक प्रोटीन होता है जिसे अपन कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब टीडीएफ यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ऑब्वियस ही बात है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो किसके डेवलपमेंट में काम कर रहा है? टेस्टिस के। और अगर ये टेस्टिस के डेवलपमेंट में काम कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी जीन वाई क्रोमोसोम पर मिलेगी। तो लिख लेंगे वाई लिंक्ड ट्रेट्स में पहला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, वाई क्रोमोसोम हैज अ टोटल ऑफ Y chromosome has a total of 231 genes. And these genes are called Holandric genes. Y chromosome has a total of 231 genes, and such genes are called Holandric genes. और एग्जाम्पल लिख लेंगे, जीन फॉर टीडीएफ, जीन फॉर टीडीएफ, टीडीएफ का मतलब है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमने सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स देख लिए, एक्स लिंक देख लिए जो बीमारियां थी, और वाई लिंक ट्रेड्स में एक एग्जांपल आपको याद रखना है, जीन किसके लिए है? टीडीएफ प्रोटीन के लिए। अब सेक्स लिंक ट्रेड्स के बाद अब हम आज किसकी बात करेंगे? ऑटोजोमल ट्रेड्स की बात करेंगे। ऑटोजोमल ट्रेड्स का मतलब है अब ये ऐसे लक्षण हो गए जिनको कंट्रोल करने वाली जीन्स ऑटोजोम्स पर मिलेगी। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है उसके अलावा जो ऑटोजोम्स हैं उन पर इनकी जीन्स मिलेंगी। मेल और फीमेल्स में ये ट्रेड्स सेम एक्सप्रेस करेंगे या अलग अलग तरीके से? सेम, क्योंकि ऑटोजोम्स तो मेल्स और फीमेल्स में सेम ही होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स का डिफरेंस होता है। तो लिख लेंगे ऑटोजोमल ट्रेड्स में ट्रेड्स, या लिख लेंगे जीन्स कंट्रोलिंग दीज ट्रेड्स, जीन्स कंट्रोलिंग दीज ट्रेड्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स। Genes controlling these traits are present on autosomes and are equally expressed in both males and females.
on autosomes and are equally expressed in both males and females. ठीक है, ऑटोजोम्स पे होंगी, मेल्स और फीमेल्स में बराबर एक्सप्रेस करेंगी. अब ऑटोजोमल ट्रेड्स में अपन अब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. तो दो डिसऑर्डर्स या दो तरह के डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे. ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हम देखेंगे और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स देखेंगे. अब एक मिनट, ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, इन दोनों को मैंने किस कैटेगरी में रखा है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. हमने अभी एक्स लिंक रिसेसिव डोमिनेंट देखे थे, वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे. ऑटोजोमल रिसेसिव और डोमिनेंट ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है. मतलब क्या दिखाएंगे? म्यूटेशन के कारण होगा, एक जीन में म्यूटेशन के कारण होगा, इनहेरिटेंस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, और डोमिनेंट और रिसेसिव होगा. इसलिए ये भी कैटेगरीज कौन सी हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की. ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के उदाहरण तो बताओ. बहुत बढ़िया. और ऑटोजोमल डोमिनेंट? गुड. मार्फन. अरे वाह यार, बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने आज छुट्टी से आने से पहले. तो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में अपने, अरे यार, तेज फेंको, टूटा ही नहीं वो. ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में हमारे पास सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल कैप्टोन यूरिया. एक और होता है टे सैक्स डिजीज. एक मिनट, कौन सी? क्राइडू-कैट सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है. शाबाश. एक क्रोमोसोम 5 का छोटा आर्म डिलीट हो जाता है जब. और ऑटोजोमल डोमिनेंट में आपके पास मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. इनके क्रोमोसोम नंबर किसको पता है? शाबाश, शाबाश, सही. वो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला है. और एल कैप्टोन यूरिया. अरे वाह यार. उधर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, हंटिंगटन और मार्फन. बढ़िया भाई, ये लिखो. हाँ, CHOREA, मतलब के नहीं है, CHOREA, कोरिया. ये CHR क्रोमोसोम लिख रहा हूं 11.
ठीक है ना, CHR मतलब क्रोमोसोम है। लिख लिया ये सब? नहीं। अब देखो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जैसे अपन ने एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स देखे थे, तो वहां पे अपन ने जीनोटाइप XX और XY बनाया था, क्योंकि उनकी जीन्स X क्रोमोसोम्स पे थी। ये जो सारी बीमारियां हैं, रिसेसिव हो या डोमिनेंट, इनकी जीन्स ऑटोसोम्स पर हैं, तो इनका जीनोटाइप में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? A से, मतलब कैपिटल A और स्मॉल a के रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, मेल्स और फीमेल्स का जीनोटाइप सेम होगा या अलग अलग? सेम ही होगा। ठीक है, ये लिख लिया? नहीं, आपने अलग से अपनी बेंच रखी है? तो आप यहां भी तो बैठ सकते थे। कल कौन बैठना है? अच्छा, तो वहीं बैठना है। अच्छा, मतलब आगे तक की प्लानिंग कर रखी है आपने। अब तो लिख लिया? ये आपके इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि जब तक ये नहीं लिखेंगे आप भी नहीं लिखोगे। घनिष्ठ अर्थात क्लोज, गहरे। ओहो हो। अब हो गया? क्रोमोसोम नंबर तो लिखे ही नहीं आपने। हाँ? अच्छा, अब एक मिनट, अब हमारे पास इनके जीनोटाइप्स बनाएंगे अपन। अब पहला जीनोटाइप हम किसका बना रहे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स का। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, मेल्स और फीमेल्स का जीनोटाइप सेम होगा, इसमें अलग नहीं होगा, क्योंकि ऑटोसोम्स दोनों में सेम होते हैं और इक्वली एक्सप्रेस होंगे। तो मेल्स और फीमेल्स के डिसऑर्डर या जीनोटाइप सेम रहेंगे। अब मेरे पास तीन ही संभावनाएं हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। अगर मैं कोई भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर या ट्रेट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास तीन ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये बीमारी कैसी है? रिसेसिव है।
रिसेसिव का मतलब केवल प्योर कंडीशन, तो रिसेसिव का मतलब एक तो छोटा अक्षर हो गया, और कौन सी कंडीशन? प्योर। तो इसका मतलब कैपिटल ए वाले जीनोटाइप तो होंगे नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले नॉर्मल होंगे, लेकिन एक रिसेसिव एलेल है, इसलिए कैरियर के रूप में काम करेंगे। मेल्स या फीमेल्स? दोनों। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए दोनों कैरियर होते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए केवल फीमेल कैरियर्स होती है। और अफेक्टेड या बीमार कौन होगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। अब मैं डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करूं एक सेकेंड, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस, तो ये पॉसिबिलिटीज तो तीन ही रहेंगी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। लेकिन डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट डिसऑर्डर प्योर और हाइब्रिड दोनों में एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब ये दोनों अफेक्टेड होंगे और ये नॉर्मल। मतलब अगर कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है तो उसमें कैरियर नहीं होते। कैरियर केवल कौन सी बीमारी में होंगे? अंतरिक्ष जी लेट कैसे हो गए आज आप? हाँ वही तो, एक मिनट रुको तो, अलार्म बंद करके रख दिया था। ओ नो, किसने बंद किया? आप उठे, अलार्म बंद किया और फिर सो गए? नहीं, 2 दिन से बंद करके रखा हुआ अलार्म, तो आप 2 दिन सो रहे थे। मतलब आप 6 तारीख को सोए नहीं, 8 तारीख को सोए, 7 को रात में सोए, इनफैक्ट 8 गया 9 गया, आज अलार्म बजा। बताओ तो सही, अभी भी आंखें खुली नहीं है अपनी, पूरी पूरी नहीं खुली है, खुली तो है। तबीयत तो ठीक है? पक्का? चलो लिख लो। वो अंग्रेजी इतनी फनी भाषा है कि मतलब हमारे भी, जब हम कॉलेज में थे तो देववती स्टूडेंट हमेशा लेट आती थी। मतलब वो बता दिया क्या मैंने? हाँ बता दिया ना यार, बता दिया था। लाइंग विथ और लाइंग टू, लाइंग टू और लाइंग विथ क्या फर्क है? अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो तो आप क्या लिखोगे? लाइंग टू, ठीक है ना? ठीक है, लाइंग विथ मतलब सो रहे थे, और लाइंग टू मतलब झूठ बोल रहे थे। तो ये टू और विथ वाला सिस्टम है। तो हमारे वो प्रोफेसर बाहर से आए थे, तो उनको अंग्रेजी थोड़ी तंग थी उनकी। तो जब कोई भी उनको बोला हम लेट हो गए सर, क्यों लेट हो गए? कि सर नहीं, कोई घर में बीमार हो गया, कुछ हो गया। तो वो क्या बोलते थे? यू आर लाइंग विथ मी यस्टरडे, यू आर लाइंग विथ मी टुडे। तो उनको बोलना था यू आर लाइंग टू मी यस्टरडे, लाइंग टू मी टुडे। तो वो टू और विथ में इतना फर्क आ जाता है। ये लैग इफेक्ट कैसे आया? चले क्वेश्चन करेंगे पहला, रिसेसिव डिसऑर्डर का जीनोटाइप और डोमिनेंट डिसऑर्डर का जीनोटाइप है। पहला क्वेश्चन, आप ऐसे लोग रख लो ना लिखने के लिए, आउटसोर्स कर दो आपका काम। वहां पे कहां? अच्छा आउटसोर्स लोग रखे हुए थे आपने? कम कर। अरे लिखे भाई। अब तो पहला क्वेश्चन, हाँ, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर सिकल सेल अनीमिया। बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर सिकल सेल अनीमिया।
ये भगोने कौन लाया आज यार? Both parents are carriers for sickle cell anemia. Probability of sickle cell anemia in children will be. Probability of sickle cell anemia in children will be 0, 25, 50 या 100. Good. दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों कैरियर हो गए। दोनों कैरियर का जब क्रॉस करोगे, नहीं 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 नहीं, ऑटोजोम। अब एक चीज, एक मिनट, मैंने आपसे क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन पूछा है, ऑफस्प्रिंग, तो 4 में से एक अफेक्टेड है, तो ये कौन सा प्रोबेबिलिटी होगी? 25। लेकिन ये अफेक्टेड सन भी हो सकता है, डॉटर भी। यही ब्यूटी ऑटोसोमल ट्रेट की, आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये सन ही होगा या डॉटर। सेक्स लिंग, एक्स लिंग में तो अपन स्पेसिफिकली डॉटर का परसेंटेज निकालते थे अफेक्टेड, सन्स का अफेक्टेड परसेंटेज निकालते थे। यहां पर तो डॉटर और सन का सेम ही रहेगा। मतलब 25% चांस है कि सन भी हो सकता है, 25% चांस है कि डॉटर भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब इसके पास अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 25% की। अच्छा, अब मैंने आपसे क्वेश्चन दिया नेक्स्ट, मैंने कहा एक नॉर्मल कपल है और नॉर्मल कपल का थैलेसीमिक चाइल्ड है। क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तो। नॉर्मल कपल का थैलेसीमिक चाइल्ड है, इन कपल का एक और बच्चा हो, उसके थैलेसीमिया से पीड़ित होने की क्या संभावना है? गुड। एक नॉर्मल कपल का थैलेसीमिया से अफेक्टेड चाइल्ड है। सबसे पहले तो ये पॉसिबल कैसे है? तब है जब दोनों कैरियर होंगे। नॉर्मल कपल है तो दोनों कैरियर होंगे, तभी तो थैलेसीमिया से अफेक्टेड बच्चा आएगा। मतलब थैलेसीमिया से बच्चा अफेक्टेड आने की संभावना कितनी है? 25। तो अगले की भी कितनी होगी? 25 ही होगी। अब अगर मैं, अच्छा ये कर लो, लिख लो, मतलब नॉर्मल कपल का थैलेसीमिक चाइल्ड था तो उनका अगला बच्चा भी थैलेसीमिया से अफेक्टेड हो, उसकी संभावना भी 25 है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल कपल का थैलेसीमिया से अफेक्टेड चाइल्ड है, अब उनके उस कपल के अगले 2 बच्चों में थैलेसीमिया होने की संभावना नहीं। हाँ, देखो, एक कॉइन उछाला, हेड आने की संभावना 50, वापस उछाला, हेड आने की संभावना 50, 10वीं बार उछाला 50। एक ही इवेंट को आप कितनी बार भी रिपीट करते रहो, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। लेकिन अब मैं आपसे बोलता हूं, मैंने 2 बार कॉइन उछाला और दोनों बार हेड आने की संभावना, तो दोनों की, एक के आने की 1/2, दूसरी की भी आने की 1/2, दोनों मिलाकर पूछिए 1/4। भाई मैंने एक इवेंट थोड़ी पूछा है, मैंने आपसे 2 इवेंट पूछे। 2 बार कॉइन उछाला, दोनों बार हेड आने की संभावना बतानी है। एक बार 1/2 है, दूसरी की भी 1/2 है, तो दोनों मिलाकर 1/4। तो नॉर्मल कपल का थैलेसीमिया से अफेक्टेड चाइल्ड है, तो हमको पता है थैलेसीमिया के अफेक्टेड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी 25 है। अब मैंने पूछा अगले 2 बच्चे दोनों को थैलेसीमिया हो, तो एक की 1/4, दूसरी की भी 1/4, दोनों की मिलाकर 1/16। तो जब आपके पास एक से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, मतलब क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई।
सेम सिस्टम अपन ने कल किया था, याद है? एक एक्स अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी मैंने 0.2, तो 2x के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी फीमेल्स की। तो हमें एक से ज्यादा इवेंट आते ही आप क्या लगा दोगे? प्रोडक्ट रूल। तो अगले 2 बच्चे थैलेसीमिया से अफेक्टेड हों तो क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू 1/4, आंसर 1/60। क्लियर है? थैलेसीमिया एक बीमारी है, ऑटोजोमल रिसेसिव। ये अब आप लेट आए। ऑटोजोमल, ये सब सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब जेनेटिक बीमारियां हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव। लिखो एक क्वेश्चन। अ हीमोफिलिक वुमेन, क्या हुआ? बंद करना है? ऊपर करना है? कौन करेगा? आप टेबल पे खड़े होके कर दो ना यार। आप तो इसके लिए आप खुद ही कर सकते थे। डन। जीवन में आधे दुख के कारण हम खुद ही होते हैं और सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। गहरी बात है, बहुत गहरी। अब होता है खुशी नेचुरल होती है और दुख मैन्युफैक्चर्ड होता है। मतलब मैन्युफैक्चर्ड मतलब क्रिएटेड। आदमी खुद क्रिएट करता है, होता नहीं है, ढूंढ लेता है, पकड़ लेता है। खुद दुखी रहता है तो फिर वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। खुद दुखी है तो सारी दुखी वाली चीजें ढूंढ लोगे आप। हाँ, हाँ, मैंने कहा ना इसमें ज्यादा देर खुश रहते हो तो सोचने लगता है यार इतने कैसे खुश है, ऐसे ऐसा तो हो ही नहीं सकते। नो, नॉट पॉसिबल। हाँ, करो क्वेश्चन करो। हमारे अंतरिक्ष देखो कितने खुश है। 2 दिन इनको पता ही नहीं क्या हुआ लेकिन फिर भी खुशी है। मेरे को एक कारण बताओ ना, 2 दिन क्या हुआ? अलार्म 2 दिन नहीं, कैसे नहीं बजी? मेरे को सिर्फ जानने, ऐसे मैं जिज्ञासा है मेरे में। अपन अलग से, चलो डन, आई विल बी वेटिंग। कहां पे मीटिंग में जा रहे हैं? हाँ, अ हीमोफिलिक वुमेन is also a carrier for thalassemia. A hemophilic woman is also a carrier for thalassemia. What percentage of her gametes या what percentage of her eggs will contain both the defective alleles? What percentage of her eggs will contain both the defective alleles? सारा खेल जीनोटाइप सही बनाने का है। अगर आपने जीनोटाइप सही बना दिया तो जवाब गलत नहीं आएगा। फादर का लेना देना नहीं, एक ही औरत की बात हो रही है सिर्फ। पिताजी क्यों चाहिए आपको? गैमीट्स बनाने के लिए आपको कहां आवश्यकता है? पुरुष की? दिखाओ तो जरूर। जीनोटाइप सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या गलती कर दी? हीमोफिलिक वुमेन ये है, ये तो कैरियर है। हीमोफीलिया से अफेक्टेड वुमेन तो ये होती है। सही, गलती समझ आ गई? ये तो रफ है।
हीमोफिलिक वुमेन, ये तो कैरियर हो गई, तो गलती कर दी। क्या कर रहे हो ये? अच्छा सॉरी, ये क्या करा आपने, ये क्या किया आपने? किधर किधर किधर? ये तो आपने आदमी बना दिया। हाँ हाँ हाँ, हीमोफिलिक मैन तो बोला ही नहीं मैंने आपको। हाँ तो वो पुराना था, ये मैंने चेंज किया, ये मैंने वुमेन दे दी है, यहाँ पे बदल गया पूरा। जब वाई कहां से होगा अब, एक्स एक्स आएगा। हाँ 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 हाँ, शाबाश। तो आंसर सही किया, शाबाश, करो कोशिश। हाँ हाँ सही है, सही, बस बिल्कुल सही। ये जीनोटाइप सही बना दिया, अब गेमीज बना दो इसके, सही बना रहे हो, करो कोशिश। हीमोफीलिया बेटा एक्स लिंक नहीं होता है, ए से नहीं होगा, है ना? हीमोफीलिया एक्स वाला है। हीमोफीलिया वुमेन का जीनोटाइप बनाओ। अगर एक एक औरत हीमोफीलिया से अफेक्टेड है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? अफेक्टेड है तो बेटा दोनों पर आएगा ना। हाँ, और थैलेसीमिया के लिए कैरियर है, ये बना जीनोटाइप। अब बनाओ गेमीज। शाबाश, शाबाश। हाँ तो आंसर क्या बदल गया अब? 50 आएगा, सही। ए ए ए, ए इधर लाओ, फिर गलती की, क्या गलती की बताओ आप? तो ये तो कैरियर बना दिया आपने, अफेक्टेड कहाँ है ये? अफेक्टेड कब होती है? जब दोनों एक्स। तो आपने एक पे बनाया, गलती की। सही, आप सही करोगे अब, आप जीनोटाइप सही बनाया तो। दोनों गलतियां कर दी। ये तो हीमोफीलिया तो सेक्स लिंक्ड है, थैलेसी में ऑटोसोमल है, एक्स एक्स कैसे ले लिया? ए हाँ, तो फिर ना, गलत। हीमोफीलिया तो सही है, थैलेसी में ऑटोसोमल है बेटा। हाँ सही, अब ये एक ही औरत है, साथ लिखो इसको। हाँ बस, हाँ। किसको क्रॉस करा रहे हो? एक ही औरत है ये, औरत को औरत से ही क्रॉस कहा कर रहे हैं आप? प्रकृति के खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप? अरे भाई क्वेश्चन आपको दिया मैंने, हीमोफिलिक विमेन, हीमोफिलिक औरत है तो आपको पता हो उसका जीनोटाइप एक्स एच होगा ना। हीमोफीलिया से अफेक्टेड अगर कोई औरत है तो वो एक्स लिंक रिसेसिव है। और हीमोफिलिक वुमेन इज ऑल्सो कैरियर फॉर थैलेसीमिया। सबसे पहली चीज आपको शुरुआत में याद रखनी है, एक एक्स लिंक बीमारी है और एक ऑटोसोमल है। तो ये तो हीमोफिलिक वुमेन है, थैलेसीमिया के लिए कैरियर, ये बना जीनोटाइप। एक ही औरत है, इनटू क्रॉस थोड़ी करवाना, एक ही औरत है, ये जीनोटाइप इसका है। अब एक्स बनाने, गेमीट्स बनाने, इसमें गेमीट्स की संभावना क्या आएगी? यहां से तो एक्स एच ही आएगा, यहां से कैपिटल ए और यहां से स्मॉल ए, दो ही संभावना है, दो ही तरह के गेमीट्स बनेंगे। इसमें मैंने बोला दोनों डिफेक्टिव एलेल्स, इसमें एक डिफेक्टिव है एक नहीं, इसमें दोनों डिफेक्टिव है, तो दो में से एक डिफेक्टिव है, हाफ या 50%। सही। अब इसी में चेंज करता हूं मैं, आपको कुछ नहीं करना है, वुमेन की जगह मैन लगा के आंसर निकाल दो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए आप? हीमोफिलिक मैन इज ऑल्सो अ कैरियर फॉर थैलेसीमिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एग्स नहीं होंगे, अब स्पर्म्स हो जाएंगे, विल कंटेन बोथ द डिफेक्टिव एलेल्स। सिर्फ औरत की जगह आपको पुरुष डालना है। सही, सही। आ गया पक्का? तो अब आपके पास क्या हो गया था? ये बन गया जीनोटाइप। हीमोफीलिया से अफेक्टेड आदमी है, कैरियर है थैलेसीमिया के लिए, ये रहा।
अब इसमें गैमीट्स एक्स एच कैपिटल ए, एक्स एच स्मॉल ए, वाई कैपिटल ए, वाई स्मॉल ए, दोनों डिफेक्टिव, केवल ये 4 में से एक 1/4। अब एक काम करें, इन दोनों का विवाह कराइए और संतति में, मतलब बच्चों में, ठीक है, मतलब ये दोनों, मतलब दिस वुमेन एंड दिस मैन गेट्स मैरिड, यू हैव टू फाइंड आउट sons with thalassemia and hemophilic। तो फिर बच्चा कैसे होगा? नहीं तो अगर गैमीट्स, रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो ना, जब गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा तो कैसे बनेगा आगे जाइगोट? बताइए तो। किसका लो क्वेश्चन लिखो यार, आप लिखो, मैं लिखा रहा हूं। A hemophilic man, इतना hemophilic man who is also a carrier for thalassemia, a hemophilic man who is also a carrier for thalassemia marries a hemophilic woman who is also a carrier for thalassemia। marries a hemophilic woman, अरे विमेन कितने, वुमेन AN है, अरे आपने MEN लिखा है, विमेन बहुत सारी हो जाती हैं। marries a hemophilic woman who is also a carrier for thalassemia। तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ सन्स who are hemophilic and thalassemic। करें? ऐसे सन्स जो, मतलब पुत्र बताने जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से अफेक्टेड हों, तो आपके पास XHY कैपिटल A स्मॉल a इंटू XHXH कैपिटल A स्मॉल a, यही क्रॉस करना है, ठीक है। अब गैमीट्स बनेंगे, इसमें दोनों हाइब्रिड है, 4 गैमीट्स, XH कैपिटल A, XH स्मॉल a, Y कैपिटल A, Y स्मॉल a, ये 4 बनेंगे। यहां पर कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, 2 ही टाइप्स, XH कैपिटल A, XH स्मॉल a। हमको सिर्फ सन्स को देखना है, डॉटर बनाई नहीं। सन मतलब नीचे वाले बनाने हैं कॉम्बिनेशन, नीचे वाले आपके पास XH Y कैपिटल A कैपिटल A, XH Y कैपिटल A स्मॉल a, XH Y कैपिटल A स्मॉल a और XH Y स्मॉल a स्मॉल a। मैंने सन्स की बात की है तो 4 है, 4 में से वो सन्स जो हीमोफिलिक भी हैं और थैलेसीमिया से भी अफेक्टेड है। सन्स ही पूछा मैंने, डॉटर की बात ही नहीं की। मैं टोटल ऑफस्प्रिंग में पूछता तो 1/8 कहते। सन
क्लियर? भाई चार हैं, चार में से एक ही तो लड़का है जो जो हीमोफीलिया से भी पीड़ित है और थैलेसीमिया से भी अफेक्टेड है। कर लोगे ना? मतलब कैसा भी सवाल, दोनों ट्रेड साथ में भी दे दो। जीन कुछ नहीं, जेनेटिक्स का सबसे पहला उसूल जीनोटाइप सही बनाओ। जीनोटाइप सही बनाओगे तो अपने आप टाइप्स ऑफ गैमीट सही बनेंगे और अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें मैं पूछता कितनी डॉटर्स हैं जो हीमोफिलिक और थैलेसीमिक हैं। अब मैं डॉटर्स पूछता तो आप ये भी कर लो। एक्स एच कैपिटल ए एक्स एच कैपिटल ए स्मॉल ए, एक्स एच कैपिटल ए स्मॉल ए, एक्स एच स्मॉल ए। ये भी आंसर 1/4 ही आता। पक्का? किसी को प्रॉब्लम? जी सब जो भी दो मैंने यहां पे नॉर्मली क्वेश्चन नीट में एक ही सवाल एक ही देता है, या तो सिकल सेल या तो ऑटोसोमल पूछता है या ऑटोसोमल रिसेसिव पूछता है या सेक्स लिंक पूछता है। अपन ने सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोम्स को साथ में भी ले लो, कितने भी कुछ भी ले लो, जीनोटाइप सही बनाओगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और करते हैं, नेक्स्ट। An autosomal dominant disorder affects 10% of a given population. An autosomal dominant disorder affects 10% of a given population. A heterozygous man marries a normal woman. A heterozygous man marries a normal woman. In what ratio children would be affected? In what ratio children would be affected? भाई सबसे पहले तो आपको बीमारी कौन सी दे रखी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, डोमिनेंट है तो हमको अब पता है हाइब्रिड आदमी है। हाइब्रिड आदमी मतलब अफेक्टेड होगा। इनटू नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल वुमेन कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए। नॉर्मल डोमिनेंट में ये हो जाती है। अब इसका आप क्रॉस करोगे तो आपको पता है अफेक्टेड कितने आएंगे? 1/2। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है उसका भी 10% पॉपुलेशन ही अफेक्ट होता है, तो 1/2 का आप 10/100 निकालोगे, यानी 1/2 इंटू 1/10, तो आंसर क्या आएगा? 1/20। सही। जब आपने 1/2 क्यों नहीं आंसर है? क्योंकि उसमें दे रखा है स्टेटमेंट में कि सिर्फ 10% जो अफेक्टेड का 10% ही अफेक्ट होता है, तो आपने 1/2 का 10% निकाल दिया, 1/20। सही।
ठीक है, अब थ्योरी देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, थोड़ा आइडिया दो। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है, तो सिकल शेप के हो जाते हैं वो, हंसी आकार के, जो घास काटने, वो फसल काटने में यूज होते हैं। हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन अफेक्ट होती है, बीटा चेन। किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पर। वेलिन से ग्लूटामेट आता है या ग्लूटामेट से वेलिन आता है, ग्लूटामेट नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की 6 पोजीशन पर होता है। पॉइंट म्यूटेशन के कारण वो ग्लूटामेट के स्थान पर वेलिन आ जाता है, और उसके कारण जैसे ही ऑक्सीजन की कम टेंशन होता है, हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज करता है और आरबीसीज बायकॉनकेव से सिकल शेप हो जाते हैं। चलो गुड। तो कौन सिकल सेल एनीमिया मर जाते हैं, जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है, पीपल हु आर अफेक्टेड फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, दे आर नॉट वायबल, दे डाई। जो कैरियर्स हैं वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट रहते हैं। अफ्रीकन में बिल्कुल, वहां पे मच्छर जहां ज्यादा होते हैं। हम भी सब अफ्रीकन ही थे, इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सब करते रहते हैं सब हम लोग, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, सब अफ्रीकन। हाँ, ये तो सारे बता झूठ है सब, बाकी तो जो द ट्रूथ इज वी आर ऑल ईस्ट अफ्रीकन। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहां से आया, ईस्ट अफ्रीका। तो सारा हमारा जो लीनियज है वो कहां से है, ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, अब है हाँ, अरे तो नहीं, मतलब ये फैक्ट मैंने कहा, ये दिस इज ये फैक्ट ही है। एक देर इज दिस मैन कॉल्ड युवान नोहाल हरारी। आप कभी टाइम मिले, छुट्टियां मिले तो उसको सर्च मारना, गूगल पे मार लेना कहीं पे या यूट्यूब पे, युहान नोहाल हरारी, HARARI, हरारी आप सर्च मारना। ही इज अ प्रोफेसर, मतलब जेरूसलम से थे वो, लेकिन अभी वो अमेरिका रहते हैं। मतलब ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, उनकी किताब है, उन्होंने 3 किताबें लिखी है। होमो सेपियंस लिखी थी उन्होंने सबसे पहले, मतलब उन्होंने पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब एक तो साइंस बताती है, हाँ दिस मैन, इसको अभी आप कभी टाइम मिले तो इसको सर्च मारना और इनके बारे में पढ़ना। इन्होंने अभी लिखी है होमो डियस लिखी है, पहले सेपियंस लिखी थी इन्होंने। मतलब इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है कि आगे ह्यूमन पॉपुलेशन का आगे एवोल्यूशन या आगे क्या होने वाला है। बट इन्होंने पूरा सिस्टम थ्योरी बताई कि वाई वर ह्यूमन सक्सेसफुल। भाई हम लोग वैसे साइंस हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी, तो हम कहते हैं कि ह्यूमंस वर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि भाई हम कम्युनिकेट कर सकते थे बेटर, स्पीच का है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है ह्यूमंस कम्युनिकेट, एनिमल्स कैन कम्युनिकेट टू। उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका साउंड लैंग्वेज होता है, भले ही वो स्पीच नहीं है, चलो इफेक्टिव इतना नहीं है, लेकिन दे कैन कम्युनिकेट। फिर बोलते हैं इंटेलिजेंस, क्रेनल कैपेसिटी, तो मेनी एनिमल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब ऐसे इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा, मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस या सिर्फ स्पीच या कम्युनिकेशन इंसानों का सक्सेसफुल होने का कारण नहीं थी। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया कि इंसान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो पाए क्योंकि वो कहानियां बुन पाए। हाँ, हम कहानियां बोल सकते हैं जो जानवर नहीं कह सकते। उन्होंने मतलब एक 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि भाई जैसे एक बंदर को दूसरे बंदर से केला चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा वो, या तो कंपीट करेगा, या इधर कंपीट होगा भाई जो स्ट्रॉन्गर विल सर्वाइव, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा वो होगा, ऐसे वो क्रेविंग होगी, वो खरीद ले लेगा। नहीं, पहला। दूसरा बार्टर सिस्टम होगा, वो बोलेगा भाई मेरे को केला खाना है, मेरे पास एप्पल है, तो यू टेक माई एप्पल, यू गिव मी और बनाना। तो बार्टर सिस्टम है, मतलब एक लॉजिक सिस्टम है। अब इंसान को केला चाहिए, तो इंसान क्या करेगा, देख भगवान देख रहा है, अच्छा कर्म करेगा, देख भगवान देख रहा है, तो ही कैन क्रिएट स्टोरीज। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा जैसे जनरल मोटर्स है, सबको पता है जनरल मोटर्स क्या है। जनरल मोटर्स एक कंपनी है जो कार्स बनाती है, ठीक है, ये शेवरोले या बहुत सारी कंपनी। तो उसने कहा कि जनरल मोटर क्या है, अगर किसी से पूछा उसने, तो उसने बोला कि जनरल मोटर्स कुछ नहीं है, कार्स है।
तो उसने कहा कि काम करता हूं, जितनी कार्स हैं जनरल मोटर्स की इस दुनिया में उन सबको जला दो। अगर आप कह रहे हो जनरल मोटर्स इज अ कार कंपनी, तो व्हाट आई डू इज आई टेक ऑल द कार्स ऑफ जनरल मोटर्स एंड आई बर्न देम। विल जीएम एग्जिस्ट? यस। आप बोले कंपनी सर उसमें ऑफिसेज है, वेयर हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, सारी डेमोलिश कर दो। जितने वेयर हाउसेज हैं दुनिया भर में, जितने ऑफिसेज हैं उनके, जितने बिल्डिंग्स है, सब डेमोलिश कर दी। विल जीएम एग्जिस्ट? करेगी। लोग हैं, इंप्लॉइज हैं, मैनेजमेंट है, सबको नौकरी से निकाल दो, फिर जीएम एग्जिस्ट करेगी? फेम टैंजिबल है क्या? कैन यू टच फेम? माउंटेन यू कैन टच, माउंटेन टैंजिबल है, माउंटेन एक चीज है, नदी चीज है, जमीन चीज है, एक टैंजिबल थिंग है, यू कैन टच। जीएम इज अ स्टोरी, इज अ थॉट। एक आदमी आया, उसको लगा कि यार ये मैं कंपनी खड़ी कर सकता हूं, एक पेपर बनाया, पेपर पे कंपनी बनाई, स्टोरी क्रिएट की, और गूगल। मतलब आप समझ रहे हो, बॉर्डर्स, इंडिया पाकिस्तान, ये बॉर्डर था क्या? कोई टैंजिबल चीज है क्या? नहीं है ना, इनटैंजिबल, मतलब क्रिएट कर दी। एक सरकार को लगा कि मेरे को इस सरकार में मेरे को इन लोगों को गवर्न करना है, इनको कुछ चीज बतानी है, तो मैंने एक क्रिएट कर दी, एक मेरा नेशन क्रिएट कर दिया। अब बॉर्डर्स आर नॉट रियल, दे आर अ स्टोरी, एक स्टोरी है। ये टैंजिबल थोड़ी है, बॉर्डर कोई टैंजिबल थोड़ी है क्या? एक वो रस्सी आपने क्या लगाया, आपने डंडी लगा के और एक वो या तो दीवार खड़ी कर दी, या इट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिनन, इट इज जस्ट अ स्टोरी। लेकिन वो स्टोरी धीरे धीरे इतना बिलीफ बन गया कि आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये सही है। सेम गोज विद रिलीजन, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसने बहुत सारी चीजें आटी बताई कि ये सब स्टोरीज हैं। और वो स्टोरीज कुछ पावरफुल, दो चीजें होती है स्टोरीज की, अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। स्टोरीज कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। एक सिंपल एग्जांपल है कि आप मुझसे पढ़े हुए हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, और वहां पर आपको एक जना मिलता है जो मेरे से पढ़ा हुआ है, या एक जो जोधपुर का है, तो आप सडनली क्या करते हो? एक कनेक्शन फील करते हो, अरे यार तू भी जोधपुर का, मैं भी जोधपुर का हूं। तो जोधपुर इज नथिंग बट अ स्टोरी। एक लैंडमार्क तो ऐसा ही था ना, खुला हुआ लैंडमार्क था, आपने तो उसके रीजन में डिवाइड किया, राजस्थान है ना, ये यूपी है ना, आप समझ रहे हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो, तो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। लेकिन वो इसलिए क्रिएट कर दी कि आपको अपनापन लगे, एक ट्रस्ट फैक्टर। यू फाइंड अ जोधपुरी इन ऑस्ट्रेलिया, यू वुड सडनली फील अ कनेक्शन। तो ये ट्रस्ट फैक्टर, ये जरूरी था ह्यूमन को इतना सक्सेसफुल होने के लिए, नहीं तो क्यों बिलीव करोगे आप? और अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करोगे तो आप इतना थ्राइव भी नहीं कर सकते। तो दीज स्टोरीज इनिशियली वर क्रिएटेड टू बिल्ड अ कम्युनिटी, कि भाई आप लोगों को जोड़ सको, लोगों को एक कॉमन गोल दे सको, एक कॉमन ऑप्शन दे सको। तो मतलब ये आप समझ रहे हो, ट्रस्ट फैक्टर के लिए, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, ये एक था। लोगों ने फायदा भी उठाया इसका। दूसरा, अभी सारे पॉलिटिशियंस या पावरफुल लोग ये क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। सिर्फ दे क्रिएट स्टोरीज टू क्रिएट पैनिक या टू क्रिएट फियर, कि ताकि दे कैन रूल। आप समझ रहे हो? ये मैंने कहा, ये अगेन, तो ये गवर्नमेंट, और इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अक्रॉस ये पूरा मतलब हम पूरा एक दुनिया की बात हो रही है। जितने गवर्नमेंट्स हैं, जितने बैंक्स हैं, ये सब क्या है? ये सब स्टोरीज है। बैंक, अब ये पैसा क्या है? क्रिएट किया गया एक पेपर पर, करेंसी क्रिएट की गई, एक स्टोरी बनाई गई, और उसको इतना, अब तो आपको लगता है रिस्क बना, अरे यार नहीं सर, पैसा तो रियल है। अब आप सोचो, अब ये डिजिटल मार्क करते हो, क्या है? आपने यहां से पैसा ट्रांसफर किया, उधर गया, क्या गया? मेरे से निकला, उसके पास गया, टैंजिबल थोड़ी है कुछ। आप लगता है नहीं पैसा आ गया, कम आ गया। तो दीज आर स्टोरीज। लेकिन अब वो क्या है कि आप उसके, जब आप बैक ट्रैक करोगे उसको, जब तक करोगे, जब तक तो आपको लगेगा अरे हाँ यार ये तो सब फर्जी वाला है। द ट्रूथ इज रिसोर्सेज, माउंटेन्स, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, इंसान, ये शायद यही चीजें, ठीक है ना। बाकी आपने जो क्रिएट किया गया है वो स्टोरी क्रिएट की गई है। और स्टोरीज वर क्रिएटेड, मतलब कुछ अच्छी होती हैं, कुछ जरूरी थी हमको सक्सेसफुल बनाने के लिए। और आजकल इसलिए है क्योंकि अब सक्सेसफुल तो हम हो गए, अब क्या किया जाए? तो अब फिर एक्सप्लॉइटेशन के लिए बनाई गई, या फियर क्रिएट करने के लिए बनाई गई, या मतलब ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स करने के लिए स्टोरीज क्रिएट करते हैं। तो मतलब इसलिए कहता हूं किताबें पढ़नी चाहिए। मतलब एकेडमिक्स नहीं कह रहा हूं, जैसे आप अभी टाइम मिले, 3-4 दिन छुट्टियां हैं,
2-3 घंटे आपको समय मिलता है, तो वो पैसिव स्क्रॉलिंग करने की बजाय आप सेपियंस पढ़ो। अरे अच्छी, मतलब मैं पढ़ता हूं ना, मैं नहीं पढ़ता, कोई नहीं, अच्छी मतलब मैं कह रहा हूं यू शुड रीड इन द सेंस कि सिर्फ सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए अच्छी बात है, बट गुड, बट ये सेपियंस तो आपको पढ़नी भी चाहिए। मतलब जब आप सेपियंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सब बाकी सब बकवास है, कि ये ने ऐसे ने, वो कास्ट ऐसा ने, वो रिलीजन ऐसा ने, ये फलाना ऐसा ने, सब टीम का सब सब बेवकूफ, पूरी दुनिया और बेवकूफ भी नहीं है, दुनिया तो फिर भी समझदार है। जो पावर में है वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप लोगों को सच समझ आ गया तो आपको लगेगा सब फर्जी है, और फिर आप उनको क्वेश्चन करोगे, और जब आप किसी पावरफुल आदमी को क्वेश्चन करते हो तो उसको पसंद नहीं आता। किसको क्वेश्चन किया था कल? बात में बताओगे, ठीक है ना? तो ये मतलब, तो ये मतलब ऑलवेज रियलाइज द फैक्ट दैट वी आर ऑल अफ्रीकन्स। हम स्टोरी है, बनी बनाई समय के साथ तो इवॉल्व होती है, बनती गई कम्युनिटी, पर जरूरी थी ना। आज अब अगर आप स्टोरी नहीं बनाते तो इतना थ्राइव कैसे करती ह्यूमन पॉपुलेशन? आज ये नेशन बिल्डिंग, देशभक्ति, इट इज अ स्टोरी। पेट्रियोटिज्म इज अ स्टोरी। अफ्रीका यू नॉट, मैं तो गया हूं, मतलब अफ्रीका मतलब मॉरिशस और वो वाला आइलैंड, मतलब ऐसे मैं नहीं गया। दुनिया तो घूमनी चाहिए आपको यार, मतलब आप घूमना जब कभी टाइम। हाँ, नहीं मैं तो घूमने के लिए, मैंने ऐसे एशिया तो मैंने पूरा घूम, एशिया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट तो नहीं, देखो एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, म्यांमार, कौन रह गया, दुबई हो गया ना, थाईलैंड, पाकिस्तान नहीं गया, श्रीलंका नहीं गया, बांग्लादेश नहीं गया, चाइना, आई बीन टू चाइना, जापान, आई बीन टू जापान, ये एशिया में काफी, फिर यूरोप, यूएस नहीं गया, साउथ कोरिया नहीं गया, साउथ कोरिया इज ब्यूटीफुल, साउथ कोरिया, अब तो ये आ गया ना यार, नॉर्थ कोरिया तो जा ही सकते हो, वापस आ नहीं सकते, जा तो सकते हो आप, वापस नहीं, वापस भरोसा नहीं है कि आप नॉर्थ कोरिया से वापस आ पाओगे। नॉर्थ कोरिया भाई साहब, आप पता चले आप गए और आए बिना सर के, गए सर के साथ बी हेड हो गए, वहां पे निकाल दिया। वेपन बनाओ, वेपन नहीं, बट नॉर्थ कोरिया, लेकिन वो कहते तो है बहुत सुंदर है नॉर्थ कोरिया, एक्चुअली वो अनएक्सप्लोर्ड है ना, नहीं तो फोटोज पिक्चर्स तो आती हैं, ऐसे जर्नलिस्ट तो गए, लोगों ने जो विजिट करके आए उन्होंने लिखा तो है उसके बारे में, और कैसे पता चलेगा आपको, और कैसे मालूम चलता है? हाँ, यूरोप में सेंट्रल हो गया मेरा, सेंट्रल यूरोप मतलब फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम। अरे एक और चीज आता, ट्रैवलिंग में खर्चा नहीं होता है, ट्रैवलिंग इज नेवर एक्सपेंसिव, टूरिज्म इज एक्सपेंसिव। ट्रैवलिंग और टूरिज्म, आप एक टूरिस्ट हो या एक ट्रैवलर हो, क्या फर्क है? जब आप टूरिस्ट हो तो आप लोगों पे निर्भर हो, जब आप टूरिस्ट हो तो इसका मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी के थ्रू पैकेजेस बुक कराए हैं, ठीक है ना? आप मेक माई ट्रिप से पैकेज भी बुक करा रहे हो, तो आपका टूरिज्म, आप टूरिस्ट हो, उनके हिसाब से आपको जाना है, उनके हिसाब से आपको चलना है, और आपको 3 गुनी रेट पे करनी है, दैट इज एक्सपेंसिव। बट अगर आप ट्रैवलर हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद वीजा अप्लाई करो, खुद टिकट कराओ, बेड एंड ब्रेकफास्ट। पता है यूरोप में ना लॉजिंग और फ्री स्टे, जैसे स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में जो पॉपुलेशन है, एवरेज एज है वो 50 साल के ऊपर है, वहां पे यंग पॉपुलेशन तो है ही नहीं, और हस्बैंड वाइफ रहते हैं 50-50 60 साल के, छोटे छोटे गांवों में कॉटेजेस बने हुए हैं, खुद ही चीज बनाते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। तो अगर आप वहां जाते हो, यू कैन स्टे विद देम फॉर अ वीक, उनके साथ 7 दिन रहो, उनके काम में हाथ बटाओ, फ्री बेड एंड ब्रेकफास्ट, दे पे, मतलब यू डोंट हैव टू पे देम, इनफैक्ट इफ दे आर हैप्पी विथ यू, मतलब आपको फ्री रहने के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, आप उनके साथ काम बटाओ, एंड इफ दे आर वेरी हैप्पी दे विल पे यू इन यूरोज। मैं ऐसे
एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं 130 यूरो कमा के आया। हाँ, 17 दिन का टूर था, तो उसमें मैं ऐसे सिटीज में नहीं घूमना, फिर गांव में घूमूं। जैसे एक शामोनी गांव है पेरिस और जर्मनी के बॉर्डर पर। शामोनी मतलब छोटा सा गांव है, 3000 लोग रहते हैं वहां पे। 3000 भी नहीं होंगे इनफैक्ट, हाँ, मतलब इतनी पॉपुलेशन होगी। ब्यूटीफुल, मतलब हाईली ब्यूटीफुल सीरीन, और वहां रहो, सब फ्री, सब क्या वहां पर है। अच्छा, टैप वाटर होता है। अब हम इंडियन जाते हैं ना टूरिस्ट, तो बॉटल पैसा खर्च करते हैं। अब एक पानी की बोतल आती है 6 यूरो की। अब 6 इंटू 90 करो आप, तो आपको 550, इतना महंगा यूरोप है। अरे गोधों, टैप वाटर पीना चाहिए वहां पर। वहां पे थोड़ी टैप वाटर यू ड्रिंक, मतलब बाथरूम में जो टैप है ना वही पानी है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना स्ट्रांग है उनका। वहां गंदा पानी है ही नहीं वहां पे। टैप, यू कैन ड्रिंक टैप वाटर, मतलब द वाटर इज सो क्लीन। पर इंडियन को लगता है नहीं नहीं नहीं, नल का पानी कौन पीता है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये रियलाइज करना पड़ेगा हमको। हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वैसी नहीं है। हाँ, यूरोप में कुछ फर्जीवाड़ा भी, जैसे फ्रांस है, फ्रांस के लोग सबसे खराब, द बैड पीपल। वो काले, वो तो गुंडे। अब रात में अकेले जाओ तो पकड़ लेंगे आपको, इसलिए आप 3-4 जने गुच्छे में जाओ। तो फ्रांस इज बैड, क्योंकि फ्रांस में लोग भी खराब। दूसरा, काफी यूरोपियन देश जैसे इंग्लैंड था, तो उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं, लूटा लोगों को सिर्फ। इंग्लैंड ने क्या किया, दुनिया पर राज किया। और क्या किया उन्होंने, कोई इंजीनियरिंग है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। जर्मनी इज गुड, क्योंकि जर्मन इंजीनियरिंग, सारी जो टॉप इंजीनियरिंग है वो जर्मनी के पास है। तो यूरोप के कुछ देश तो अच्छे हैं, उन्होंने इनोवेशन किया। बाकी तो दुनिया, इंग्लैंड तो हरामखोरी की जीवन भर, साल भर इधर से लूटा उधर से लूटा, हमको लूटा उनको लूटा, लूट लूट के पैसा ले आए। और मोनार्की है वहाँ इंग्लैंड के, वो कुछ नहीं करते इंग्लैंड में ऐसे। जैसे यूएई भी है, तो यूएई में भी लोग कहाँ, ओलंपिक्स कुछ नहीं, कुछ ऐसा देश है जो कुछ नहीं करते, तेल है उनके पास बस। अब वही है ना, लेकिन इतना है अभी तो। मैं वैसे बता रहा हूं, कुछ कुछ जैसे हार्ड, एक होता है एक हार्ड वर्किंग नेशन है, एक रिसोर्सफुल नेशन है, बट फिर भी अपन, मतलब पर वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। यूरोप में टैप वाटर है, आप जगह जगह पर नल का पानी पी लो, कहां दिक्कत है। तो उसके लिए आपको पानी, तो आप एक्सपेंसिव का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप गाड़ी से जाओ, प्राइवेट कैब करो, तो प्राइवेट कैब पर किलोमीटर लेता है 5 या 6 यूरो। तो मतलब अगर आपको 3 किलोमीटर दूर प्राइवेट कैब में जाना है, तो यू हैव टू पे 20 यूरोज। 20 यूरोज इंटू 90 करोड़, हाला लगता है यार 3-3 हजार रुपए तो सिर्फ हमको एक जगह जाने में लग रहे हैं। दिन में अगर 10 बार गए तो 30,000 रुपए तो ट्रैवलिंग में। लेकिन वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन्स, ट्रैम्स और बसेज हैं। 3 दिन का 6 यूरो का अनलिमिटेड पास बनता है। अरे इंडिया सस्ता पड़ता है आपको, अपने घर से सस्ता पड़ता है। 3 दिन अनलिमिटेड बसेज, ट्रैम्स, ट्रेन्स इन 6 यूरोज। आप सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन तक की भी करो, 6 यूरो, कितना खर्चा हुआ। यहां से सस्ता, आपका पेट्रोल सस्ता पड़ता है। बट द पॉइंट इज यू शुड, इसलिए ट्रैवलिंग एंड आप टूरिज्म है, तो वहां पे तो बस सब खर्चा पहले आपसे ले रखा है। 3 स्टार 5 रुकना क्यों, हॉस्टल्स होते हैं वहां पे, बंक बेड्स होते हैं। हाँ रुको, आपको सोने की जगह चाहिए, घूमो, शाम को बंक बेड ले लो। एक बंक बेड मिलता है 4 यूरो में। 4 यूरो में आपको यहां पे रूम नहीं मिल रहा। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन ट्रैवल एक्सपेंसिव, यू कैन ट्रैवल चीप। तो इसलिए ट्रैवलिंग इज अ मस्ट। वो टूरिज्म नहीं है कि हमको, वो स्विट्जरलैंड में वो फिल्म नहीं थी अपनी शाहरुख खान और काजोल वाली, डीडीएलजे, वहां पे एक स्पॉट है स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। वहां पे सारे टूरिस्ट जो होते हैं ना, ये टूरिस्ट जब जाते हैं ना, तो वहां पे जाके सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। कुछ नहीं है, मतलब एक खुला खेत है। और वहां पर अगर आप जाओ तो वहां पे आपको सुबह भेजाते हैं 9 बजे, और आपको 2 बज जाते हैं वहीं पर। इतनी लंबी लाइन होती है, किस लिए, वहां जाके फोटो खिंचाने के लिए कि ये डीडीएलजे का स्पॉट है। कुछ नहीं है वहां पे। और उसके 20-50 किलोमीटर पे दूर पे इतने सुंदर सुंदर गांव हैं। तो कोई भी टूरिस्ट स्पॉट होगा वहां पे आपको ले जाएंगे, गांव घुमाएंगे नहीं, 9 से 3 वहां रखेंगे, बस में बैठो, शाम को वापस घर आ जाओ। ये एक दिन स्विट्जरलैंड का, जब आप टूरिस्ट बन के जाते हो तो। मतलब आप समझ, भेड़ चाल, मैंने हमेशा कहा दुनिया में जो चीज ज्यादा हो रही है इसका मतलब नहीं है वो सही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो भेड़ चाल के रूप में है, बस वो हो रही है क्योंकि क्वेश्चन कोई कर नहीं रहा, किसी समझ भी, किसी को समझ नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, जिसमें समझ है उसमें समय नहीं है, जिसके पास समझ और समय दोनों है उसके रिसोर्सेज नहीं है। आप समझ रहे हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स वैसे होते हैं। रिसोर्सेज मतलब कुछ भी यार, पैसा हो गया,
रेपुटेशन हो गई, कुछ भी, बहुत सारे रिसोर्सेस, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, पेन पेंसिल थोड़ी होता है सिर्फ। नहीं यार, मैंने देखो मतलब मैं दोस्तों के साथ भी गया हूँ और फैमिली के साथ भी गया हूँ। जब आप फैमिली का ट्रैवल करते हो तो एक्सपेंसिव पड़ता है, सीधी सी बात है। मेरी माता जी है तो अब वो नॉनवेज नहीं खाते, अब आप अगर नॉनवेज नहीं खाते तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ेंगे, और इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव। वहाँ दाल 12 यूरो की, और स्ट्रीट फूड अगर आप खाते हो हैमबर्गर 1 यूरो में, इतना फुट लॉन्ग, 3 यूरो में आप सुबह दोपहर शाम का खाना खा सकते हो। आप समझ रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस। अरे हर चीज है, आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो, इट इज वेरी चीप, डेड चीप। वहां हैमबर्गर खाओ आपको 1.5 यूरो में, 1 यूरो 1.5 यूरो में, इतना बड़ा हैमबर्गर है। लेकिन आपको इंडियन रेस्टोरेंट जाना है, वहां पे दाल खानी है घर वाली, तो उसके लिए 12 यूरो दो। आप पर दाल वाल ऐसे नहीं मिलते, बहुत कम स्टोर आपको फिर एक्सक्लूसिव। अब तो इंडियंस इतने हो गए, अब इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट फिर भी वेजिटेरियन फूड इज एक्सपेंसिव, और वो आपको चाहिए। तो अब हाँ, अगर आप एग खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्रेड रखो साथ में, ऑमलेट रखो साथ में, खाते रहो। तो अब लेकिन हमारे माता जी और वो है, तो उनको तो वो भी प्रॉब्लम है कि नहीं होना चाहिए, तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है। अब तो खैर यूरोप में हर 1.5-2 किलोमीटर पर इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है आपको, वाईफाई फ्री है। लोग वो कॉलर कार्ड लेके जाते हैं फोन का, 3,000 रुपए का कार्ड आता है फोन का, कि भाई इनकमिंग और आउटगोइंग। पूरा यूरोप सड़कों पे वाईफाई है, इंटरनेट है, आप वॉइस आप करो ना व्हाट्सएप कॉलिंग, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन नहीं, आप समझ रहे हो, ट्रैवलिंग इज चीप। वहां पे ट्रैम्स है, बसेस है, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंटरनेट है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये मतलब आप फर्क यही होता है कि अरे यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे, पता है डेवलपिंग, मुझे वहां पे किसी ने बताया था डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में क्या फर्क है। इन डेवलपिंग कंट्रीज वी गो बाय प्राइवेट कार्स, हमारे पास सबके पास प्राइवेट कार होती है, और कोई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते। ये डेवलपिंग कंट्री का नतीजा है। डेवलप कंट्रीज में कोई प्राइवेट कार्स नहीं करता, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो इतना कन्वीनियंट है। जीवन में कुछ कर लो तो चलेंगे साथ में, हैं? हाँ, यूरोप में क्रिकेट खिलाएंगे आपको। लो, मैं तो, क्या टाइम हुआ है, लिखते हैं यार, लिखो लिखो। और सिकल सेल एनीमिया, चलो नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रखी। हाँ, क्या बात करनी है बताओ। हाँ, ट्रैवलिंग यार, ट्रैवलिंग इज माई, मतलब यू शुड एंजॉय। देखो वहां पे क्या क्या होता है, दो चीजें होती है जब आप ट्रैवल करते हो, तो दो आपका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। या तो आपको वहां का कल्चर एक्सप्लोर करना है, कल्चर या क्लाइमेट एक्सप्लोर करना है, और या एक्टिविटीज चाहिए। जैसे व्हेन यू आर गोइंग विद किड्स, तो आपको चाहिए यार कोई किड जोन हो, वाटर पार्क हो, ये हो। तो यूरोप में ऐसे एक्टिविटीज लाइक कुछ नहीं है, ठीक है। पेरिस में डिज्नीलैंड है, वो लगे तो डिपेंड करता है। वहां पे देखो, वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां पे सिर्फ नेचुरल ब्यूटी है। क्यों है? क्योंकि डेंसिटी कम है, लोग कम है। सारा प्रॉब्लम हमारा, मतलब बेसिक प्रॉब्लम, जो बेसिक क्रक्स है वो है पॉपुलेशन। आप नीट है तो 19 लाख जने बैठते हैं और सीट 1 लाख है, तो ये प्रॉब्लम इवेंचुअली द क्रक्स प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन ही है। वहां पे डेंसिटी नहीं है, लोग ही नहीं है यार। उतनी जनसंख्या नहीं है जितने देशों की, उतना तो अपने नीट एग्जाम देते हैं। हाँ, तो आई एम नॉट, जो 19 लाख पॉपुलेशन नहीं है काफी, यूरोप के गांवों की है ही नहीं। 3,000, 4,000, 5,000 लोग हैं, 12,000, 15,000, 20,000। 19 लाख तो नीट देते हैं हमारे यहां सिर्फ। जापान में फूड एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त है। जापान में द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज फूड। तो व्हेन पीपल, जैसे गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, कोई गेस्ट कहीं मिलने जाते हैं, तो वहां पे वो खाना लेके जाते हैं। तरबूज लेके गए, तरबूज गिफ्ट में देते हैं, फ्रूट्स गिफ्ट में देते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव है। अपन यहाँ पे तो चॉकलेट्स देते हैं, वाइन देते हैं कि वो एक्सपेंसिव है, वहां पे फ्रूट्स एक्सपेंसिव है। कुछ नहीं देते सर हम, तो ये है, खाली डब्बे देते हैं। हाँ, अरे तो बना यार टीम आप लोग। अरे क्रिकेट कौन कौन खेलता है यहाँ पे, बताओ तो पहले एक बार।
1 2 3 4 5 6 7 तो जने हो आप लोग, 8 9 10, 3 3 6 10 हो गए घर यार। वो सब मेरे पास, विकेट स्टंप्स और वो सब मेरे पे छोड़ देना, वो सब मेरे पास है। मेरे को नहीं, आपकी टीम होनी चाहिए, आपकी टीम ऐसे तैयार यार, अच्छा तैयार करो बढ़िया। वो देखते हैं अभी, वो तो कर लेंगे, हार्ड टेनिस से खेलेंगे और कैसे खेलेंगे, मतलब ऑप्शन सारे हैं मेरे पास, पर हार्ड टेनिस से खेलेंगे। वो भी है, पर उसके लिए जगह, वो ग्राउंड मुश्किल है ना ऐसा। दे दूंगा अभी मैं। लो यार अब तो चुप यार, या से तो मैं सिक्कल से लेने या पढ़ाई देता यार, कुछ बता तो रहे ही नहीं हो। हाँ वो तो नहीं, विश्वास उठ जाएगा जीवन में आपको संगीत से, मैं विश्वास उठाना नहीं चाहता। गाना वाना कोई नहीं गाएंगे यहाँ पे, ना गाया जाएगा ना गवाया जाएगा। मिमिक्री गाना अलग से सुनेंगे किसी दिन, लिखते हैं खुद। दीक्षित जी क्या लिखा, एक मिनट, हाँ तो एक सेकंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अरे शांत, ऐसे ये हिडन टैलेंट कौन, ये अपने यहाँ पे आर्टिस्ट कौन कौन है ऐसे, ये एक तो ये पता है, सबसे पहले मैंने आर्टिस्ट कौन है सर, ये है सर, ये अच्छा करता है सर, ये अच्छा करता है सर, ये करेगा सर। अरे नहीं, बट ऐसा आर्टिस्ट, मतलब ड्राइंग किसकी बहुत जबरदस्त है, कौन ड्रॉ करता है, स्केचिंग करते हो ना, तो आप अभी काम करेंगे छुट्टियों के बाद, अभी तो लाइन, छुट्टियों के बाद आपने जो जो स्केचेस बनाए वो बताना, ऐसे हम देखेंगे। और चलो एक स्केच आर्टिस्ट है हमारे पास, और डूडलिंग करते हैं, आप करते हैं हम डूडलिंग, अरे वाह। हाँ तो मतलब आपने ऐसे डायरी मेंटेन कर रखी है, थोड़ा मेंटेन करो यार डूडलिंग यार, मैं आई यूज टू एंजॉय डूडलिंग, गुड। सर्च करना गूगल पे आ जाके डूडलिंग क्या होती है, सब कुछ चाहिए आपको। ध्यान है लोग कॉल्स पे होते हैं तो पेपर और पेन होता है और वो कुछ ना कुछ ऐसे गोल घुमाते रहते हैं, कुछ ना, दैट इज डूडलिंग। वो आर्ट है, डूडलिंग इज एन आर्ट, एंड डूडलिंग एक रिसर्च के अनुसार डूडलिंग मेक्स योर माइंड मोर क्रिएटिव। आपके नए नए थॉट्स एंड आइडियाज डूडलिंग से बहुत आते हैं। क्या पता 17 साल तो कुएं के मेंढक ही रह गए आप लोग यार, जीवन में जानो इतनी चीजें एक्सप्लोर, क्या सीख रहे यार। एक कौन स्टैंड अप कॉमेडियन है, बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम। पृथ्वी जी स्टैंड शुरू कराएंगे हम आपसे, सिट डाउन वाला ही होता है। और 1 मिनट, स्केच आर्टिस्ट है, और कौन ऐसे पोएम कौन लिखता है, और ऐसे डायरी कौन मेंटेन करता है, गुड। लिखते हैं ना आप खुद, तो आप 15 के बाद आएंगे जब डायरी लेकर आएंगे, सुनेंगे हम आपसे, गुड। नहीं तो ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि अच्छे हैं खराब है, लिखे है ना। हाँ तो लिखना इंपॉर्टेंट है, अच्छा खराब थोड़ी होता है। वो है डायरी आपके पास, गुड, तो होगी नहीं, रखना मुझे। और बाकी क्या करते हो आप, 2 गाने इंग्लिश में लिखे हैं, गुड, वेरी गुड। तो 2-3 राइटर्स हैं हमारे पास, 1 स्केच आर्टिस्ट हुआ अभी तक। डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखते हैं आप। एक शांत यार, एक तो अपरिच सुनिए तो नहीं, वाओ यार, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में, अरे वाह, तेलुगु भी, गुड यार, वेरी नाइस, ये भी है। चलो एक और आर्ट, और कौन जनरेटर पे कौन नाचता है, देखो डांसिंग स्किल्स तो हम यहां पे टेस्ट नहीं कर पाएंगे साल भर, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप सोचो कि मेरे को बी बॉइंग करनी है तो मैं यहां पे बी बॉइंग नहीं करवा पाऊंगा आपसे, लेकिन राइटिंग, स्केचिंग, ये तो बिल्कुल। और
ये ना क्या बेटा? अरे वाह, तो स्केच जो जो स्केचिंग करता है ना, वो 15 के बाद अपने वो बुक लेके जरूर आना, जो जो स्केच किया आप लोगों ने। गुड। और बाकी ऐसे स्पोर्ट्स में कौन मेडल वेडल कौन किधर क्या है यार, स्टेट नेशनल? हाँ, फुट, यस वो तो मुझे ध्यान है। और बाकी कहां तक खेले आप? क्या क्या? हाँ तो खेले तो ना यार, बोलने दो यार उनको, ऐसे मत करो। गुड। हाँ ये भी चलो कोई नहीं, गुड। अरे वाह यार, गुड। बाकी एक बार, एक बार गुड ना, किसमें? अबे तेरी, कराटे, गुड। ये हुई ना बात यार, धीरे धीरे खुल रहे हो यार आप लोग। बैडमिंटन और कराटे भी है हमारे पास, तो मेरे को ऐसा कोई धमकी वमकी दे, मैं आपको कॉल करूंगा सीधा। गुड। बैडमिंटन कौन? गुड, बढ़िया। शाखा खेला हुआ है, क्या होता है? हाँ हाँ, आरएसएस शाखा, तो उसमें क्या किया हुआ है? लाठी, अच्छा गुड। कबड्डी वबड्डी, हाँ कबड्डी खो खो, गुड। बाकी और बस 17 साल के जीवन में और कुछ नहीं? हाँ 17 18 19 यार, क्या फर्क पड़ता है, एज इज जस्ट नंबर। 17 18 19 20, मतलब कुछ तो ऐसा, बहुत थोड़ी बहुत सिंगिंग, ठीक। बैडमिंटन, क्या क्या? पॉलिटिक्स? और बाकी इधर बताओ यार, कुछ कुछ तो कैसे यार, बस। हाँ वो तो सीरीज देखना। मांगा, मुझे बताओ क्या होता है मांगा? अच्छा मांगा नया है ये, मतलब आज हमारे टाइम में आर्चीज होता था। एनिमे जैसे हैं, ओके। ओके, मतलब वो एनिमे ड्रिवन है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मांगा। ओके। और हाँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं अपन? गुड यार, इसमें हंस क्यों था? वेरी नाइस यार, अपन ऐसे प्रोफेशनली सीखा है। गुड यार, तबला। जी, बढ़िया यार, नॉट बैड। अंतरिक्ष जी, आपने वो क्या पसंद है? अरे यार कौन सा गेम स्पोर्ट्स में? अरे एक सेक, आर्चरी, वेरी नाइस यार, गुड। आर्चरी, अंतरिक्ष जी, वेरी नाइस। तो अब आप कर रहे हो आर्चरी, आपके पास है वो सब अरे वाह यार, वेरी गुड यार। तो अब परस्यू नहीं कर रहे आगे मैदान? अच्छा, आर्चरी, गुड यार, आर्चरी। और अभिनव बिंद्रा शूटिंग थी, आर्चरी नहीं थी, ये नहीं थी आर्चरी, धनुष बाण है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग थी ना यार, आर्चरी थोड़ी थी यार। हाँ वो, हाँ मतलब वो सही कह रहे हो, वो शूटिंग तो नहीं थी, वो आर्चरी थी। और बाकी बाकी सब मजे में। तो तो यार क्यों नहीं बता रहे आप? ये कराटे जूडो वाले कितने? एक तो वे एक दो है हमारे पास, आप मतलब बहुत सेफ हो। हाँ, दो दो कराटे, दो दो, गुड। और कराटे जूडो? सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। कभी कभी कर लेते हैं, मतलब समझ नहीं आई मुझे। कौन सी स्प्लिट पर्सनालिटी अपने पास? आज मंडे, आज मुझे आता है। अच्छा ओके,
और बताओ यार बाकी। मिमिक्री कौन है यार यहाँ पे? मिमिक्री आर्टिस्ट हैं? शेष की आती है? करो, आओ आओ, करो ना यार। क्यों नहीं, क्यों करना चाहिए ना यार। मेरी कर सकते हैं क्या कोई? मेरे को आज तक कोई नहीं मिला जो ऐसे सही निकाल सके मेरी। हाँ, बहुत। पहले खुद करो। मैं तो सबके कर दूंगा, मैं तो कर लूंगा, लेकिन और कौन है? बस कौन सा बोलो? यहीं से, हाँ डन, एक चलो एक। अरे शांत शांत शांत। हाँ हाँ, कौन सी फिल्म का? कोई भी यार, जो आपको पसंद हो। क्या है ये? पहले था क्या ये? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं। ये कौन सा सीरियल है ये? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई हैव नॉट सीन इट। हाँ, अच्छा, मजा आ गया बबीता जी का भाई। मैंने देखा नहीं, इसलिए मुझे ध्यान नहीं। चलो भाई, बढ़िया। फिर तो बढ़िया, छुट्टियां वुट्टियां मनाओ। रिवीजन जरूर कर लेना, बस जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, बाकी ऐसे एंजॉय करो। घर कौन कौन जा रहा है? मतलब घर, मतलब जो जोधपुर से बाहर। एक, दो, ओ, कहां से? किधर? बालोतरा। ओह, दोनों बालोतरा से। कितने सालों से साथ हो आप दोनों? अच्छा, यहीं पे तो बालोतरा में आप दोनों मिले ही नहीं कभी एक दूसरे को? फिर पसंद नहीं आया दोनों एक दूसरे? फिर यहां पे आके दोस्ती हुई, वहां बालोतरा में दोस्ती नहीं थी? अच्छा, एग्जाम सेंटर में मिले थे, ओके। गंगानगर। और जोधपुर से बाहर कौन कौन है? बालोतरा नहीं जानते इनको आप? पहले से जानते हो आप? बालोतरा छोटा सा तो है यार, सब जान पहचान होनी चाहिए। ओके। बिलाड़ा। मतलब ये भी बिलाड़ा ही है, मेरे कारण बिलाड़ा। दोनों बिलाड़ा, ओके। और नारलाई सुना हुआ है मैंने, पाली में नारलाई, ओके। और हाँ, बीकानेर मालूम है। फलोदी, ओके। और डूंगरपुर, फतेहपुर, हाँ वो तो आपने बताया, फतेहपुर। और बाकी सब जोधपुर, प्रताप। चलो बढ़िया भाई। अच्छा, मिठाई विठाई खावा क्या ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, बाय बाय।